ओके, हेलो डियर स्टूडेंट। आज अपन डिस्कस करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट का आखिरी टॉपिक, यानी एसिड हो गया, बेस हो गया, आज बारी है सॉल्ट की। तो सॉल्ट से रिलेटेड हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और एक छोटा सा टॉपिक और है एसिड रेन, और इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि सॉल्ट क्या चीज़ होता है। तो जाहिर सी बात है, आप और हम सॉल्ट शब्द सुन करके यही अंदाज़ा लगाते हैं कि खाने वाला नमक है ना। तो ठीक है, सॉल्ट खाने वाले नमक को ही बोलते हैं, लेकिन सिर्फ खाने वाला नमक ही सॉल्ट नहीं होता। तो सॉल्ट कई टाइप के होते हैं, समझ रहे हैं। एक तो हम जिस नमक की बात करते हैं जो सफ़ेद कलर का होता है, पाउडर जैसा, आटा जैसा जो नमक दिखता है, उसको हम बोलते हैं कॉमन सॉल्ट, जिसका फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। वो नमक तो खाने के लिए है, आयोडीन युक्त नमक होता है NaCl, और घर में खाने के लिए वही नमक इस्तेमाल किया जाता है आमतौर पर। इसके अलावा भी कई टाइप के सॉल्ट होते हैं, ठीक है, लेकिन हर सॉल्ट को खाया नहीं जाता, क्योंकि हर सॉल्ट हमारे कॉमन सॉल्ट की तरह स्वादिष्ट नहीं होता, या उसका जो स्वभाव है वो न्यूट्रल नहीं होता। तो कई ऐसे सॉल्ट होते हैं जो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, यानी खाया नहीं जाता, खाएंगे तो जहर जैसा होता है, खाने के साथ साथ ही आपके प्राण पखेरु जो हैं वो उड़ जाएंगे। इसीलिए हर नमक को टेस्ट नहीं करना चाहिए। अब देखिए, हमने अभी तक ये पढ़ा हुआ है एसिड और बेस के बारे में। हमको मालूम है कि एसिड हम ऐसी चीज़ों को बोलते हैं जिसको अगर हमने पानी में घोल दिया तो वो पानी में घुलने के बाद, डिजॉल्व होने के बाद हमको H+ आयन देगा। बेस हम ऐसी चीज़ों को बोलते हैं, कड़वी चीज़ों को, और एसिड तो खट्टी चीज़ थी। बेस ऐसी कड़वी चीज़ों को बोलते हैं जिसको वाटर में डिजॉल्व करने के बाद वो हमको OH- आयन देता है, यानी हाइड्रोक्साइड आयन, और एसिड हमको H+ आयन देता है, यानी हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। एसिड को घोला पानी में, कौन सा आयन मिला? H+। तो एसिड पानी में डिजॉल्व होकर क्या देता है? H+ आयन। बेस को पानी में डिजॉल्व किया, वो हमको कौन सा आयन देता है? OH- आयन। तो एसिड की निशानी है H+ आयन और बेस की निशानी है OH- आयन। इसका मतलब है एसिड के अंदर H+ आयन होता है और बेस के अंदर OH- आयन होता है। अगर मैं एसिड और बेस दोनों को कंबाइन कर दूं इकट्ठा, एसिड और बेस को पानी में घोलते हैं तब वो H+ और OH- आयन देता है, लेकिन एसिड और बेस को अगर हम डायरेक्ट पानी में घोल दें तो क्या होगा? एसिड और बेस को अगर अपन डायरेक्ट पानी में घोल दें तो क्या होगा? एसिड के अंदर H+ है, बेस के अंदर OH- है। तो जब आप एसिड और बेस को कंबाइन करोगे तो एसिड के अंदर का H+ और बेस के अंदर का OH- आपस में कंबाइन होगा। कंबाइन होने के साथ साथ तो क्या बनाएगा? तो आंसर है H+ और OH- आयन कंबाइन होकर के H2O बनाते हैं, यानी वाटर। तो एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? वाटर बनता है। सिर्फ वाटर बस नहीं बनता, उसके साथ साथ सॉल्ट भी बनता है। ये जो सॉल्ट बनाने का तरीका है, इस तरीके को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रल होना, एसिड और बेस को कंबाइन करना, इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड के अंदर H+ होता है, बेस के अंदर OH- होता है। एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन के साथ साथ H+ और OH- आयन भी कंबाइन होते हैं और पानी बना देते हैं। लेकिन पानी के साथ साथ इसमें सॉल्ट भी बन जाता है। तो जब भी एसिड और बेस आपस में कंबाइन होंगे तो हमेशा क्या बनेगा? एक सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। ये जो एसिड बेस के कॉम्बिनेशन का तरीका है कि सॉल्ट और वाटर बनाए, इस मेथड को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक हो गया जी? अच्छा, तो क्या दुनिया में सिर्फ यही इकलौता एक तरीका है सॉल्ट बनाने का? आंसर है नहीं। पहले हम कई तरीके पढ़ चुके हैं एसिड की प्रॉपर्टी में, केमिकल प्रॉपर्टी में, और बेस की केमिकल प्रॉपर्टी में। याद करिए, जब एक एसिड किसी मेटल के साथ कंबाइन होता है, ये सारे केमिकल रिएक्शन हम कर चुके हैं पहले के लेक्चर्स में। एसिड अगर किसी मेटल के साथ कंबाइन होता है तो मेटल क्या करता है? एसिड में से हाइड्रोजन को निकाल देता है, हाइड्रोजन गैस, और एक सॉल्ट बना लेता है। तो एसिड और मेटल के कॉम्बिनेशन से भी हमको क्या मिलता है? सॉल्ट और हाइड्रोजन। तो एक तरीका सॉल्ट बनाने का क्या हो गया? एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवा दीजिए, आपको सॉल्ट मिल जाएगा, हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। बिल्कुल इसी प्रकार से अगर हम किसी बेस का रिएक्शन किसी नॉन मेटल के साथ करवाएं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ, बेस का रिएक्शन नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ, उसमें भी हाइड्रोजन गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है और एक सॉल्ट बन जाता है। बिल्कुल इसी प्रकार से अगर हम एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ करवाएं या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ करवाएं, ये सारी चीजें हमने कर रखी है पहले ही।
एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ करवाएं, उसमें भी हमको एक सॉल्ट मिलता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है और एक वाटर मिलता है। तो ये सारे मेथड हैं सॉल्ट बनाने के, इतने तरह के। उसमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेथड जो है सॉल्ट बनाने का वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। यानी आप एक एसिड और एक बेस को कंबाइन कर दीजिए, एक सॉल्ट बन जाएगा, एक वाटर बन जाएगा। ठीक बात। तो अब हम बात करने वाले हैं सॉल्ट की और सॉल्ट की नेचर की, कि सॉल्ट क्या हमेशा न्यूट्रल ही होता है खाने वाले नमक की तरह, NaCl की तरह? क्या उसका pH हमेशा 7 ही होता है? क्योंकि हम pH वैल्यू भी पढ़ चुके हैं, हर न्यूट्रल चीज का pH कितना होता है? 7। तो क्या हम जो नमक इस्तेमाल करते हैं खाने में, क्या उस नमक का pH भी 7 होता है? यानी वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, ना वो एसिडिक होगा ना बेसिक होगा। तो क्या हर नमक का, हर सॉल्ट का pH 7 होगा, या 7 से कम होगा, कि 7 से ज्यादा होगा? क्या हर सॉल्ट न्यूट्रल होता है, या सॉल्ट एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है? यही सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि भाई सॉल्ट बोलते किसको हैं। तो याद रखिए, सॉल्ट एक आयोनिक कंपाउंड होता है, जैसे NaCl। Na कहीं और से आया है, Cl कहीं और से आया है, और दोनों कंबाइन हो गए। तो Na और Cl जब कंबाइन होते हैं, उनके कॉम्बिनेशन से NaCl नमक बनता है। Na पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है और Cl निगेटिव चार्ज कैरी करता है। तो Na एक पॉजिटिव आयन हो गया, Cl एक निगेटिव आयन हो गया। दो इक्वल और अपोजिट चार्ज वाले आयन जब आपस में कंबाइन होते हैं तब सॉल्ट बनता है। तो सॉल्ट क्या चीज है? आंसर है, सॉल्ट ऐसा मटेरियल होता है जिसको पानी में घोलेंगे तो आयन में टूट जाएगा। 100% आयोनाइजेशन होता है सॉल्ट का। यानी अगर हमने 10 ग्राम नमक लिया NaCl और उसको पानी में घोला, तो उस 10 ग्राम NaCl में जितने आयन होंगे, यानी Na प्लस और Cl माइनस जितने भी होंगे, अगर 1 लाख आयन है तो वो 1 लाख के 1 लाख आयन पूरे पूरे टूट जाएंगे पानी में और आयन बन जाएंगे। समझ आया? तो सॉल्ट एक ऐसा आयोनिक कंपाउंड होता है जिसके अंदर आयन होते हैं, उनको आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। सॉल्ट एक ऐसा आयोनिक कंपाउंड है जिसको वाटर में घोलेंगे तो उसका आयोनाइजेशन 100% होता है, पूरी तरह से टूट जाता है आयंस में। तो सॉल्ट क्या चीज है? आयोनिक कंपाउंड, जिसमें एक हिस्सा क्या होता है? पॉजिटिव आयन, और एक हिस्सा क्या होता है? निगेटिव आयन। ये सॉल्ट का डेफिनेशन है। ठीक है। अच्छा, सॉल्ट का ओवरऑल नेट चार्ज 0 होता है। क्यों 0 होता है? क्योंकि सॉल्ट में जितने पॉजिटिव आयन होते हैं उतने ही निगेटिव आयन होते हैं। अगर 1 लाख पॉजिटिव आयन है प्लस वाला आयन, तो 1 लाख माइनस वाला आयन भी होगा, और दोनों का चार्ज जब आप टोटल जोड़ेंगे तो टोटल नेट चार्ज कितना आएगा? 0। जैसे 100 प्लस है, 100 माइनस है, तो 100 प्लस और 100 माइनस को ऐड करिए, नेट चार्ज कितना आ जाएगा? 100 प्लस 100 माइनस कंबाइन करिए, 0 आएगा। तो हर सॉल्ट न्यूट्रल होता है और हर सॉल्ट का नेट चार्ज 0 होता है। यानी उसमें जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे। इसको दूसरी भाषा में कैसे बोलेंगे? सॉल्ट के अंदर जितना पॉजिटिव आयन होता है, जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव आयन होते हैं, तभी दोनों का मिलाकर नेट चार्ज 0 हो सकता है। समझ में आई बात? तो सबसे पहले हम सॉल्ट को नोट करते हैं। सॉल्ट किसको बोलते हैं? सॉल्ट के अंदर पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन कितने होते हैं, यानी बराबर बराबर होते हैं। और एक सॉल्ट का ओवरऑल नेट चार्ज कितना होता है? 0, यानी सॉल्ट न्यूट्रल होता है, कहना चाहिए। न्यूट्रल का मतलब होता है नेट चार्ज 0, जितने पॉजिटिव चार्ज उतने नेगेटिव चार्ज। सॉल्ट बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, वो हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है। हम जो प्रोमिनेंट मेथड यहां पर डिस्कस करेंगे वो मेथड है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। तो हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को नोट करेंगे, उसके कुछ एग्जांपल नोट करेंगे। एसिड प्लस बेस कंबाइन होकर के सॉल्ट और वाटर देते हैं, उसके कुछ एग्जांपल यहां पर हम नोट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इस लेक्चर में कि क्या हर सॉल्ट न्यूट्रल होता है, क्या हर सॉल्ट का pH 7 होता है, या 7 से कम होता है, या 7 से ज्यादा होता है। यानी कहने का मतलब, क्या हर सॉल्ट न्यूट्रल होगा, खाने योग्य होगा, या कोई सॉल्ट एसिडिक भी होता है, कोई सॉल्ट बेसिक भी होता है। ये सारी चीजें सॉल्ट से रिलेटेड आपके सिलेबस में, यही सारी चीजें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं सॉल्ट का डेफिनेशन बताता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल आपके सामने यहां पर नोट करता हूं। तो आप भी वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर लेंगे मेरे साथ साथ। और मुझे उम्मीद है आप, मैं जो जो पढ़ा रहा हूं, जिस सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं, वो सारी चीजें आप अपनी नोटबुक में नोट कर रहे होंगे। ठीक है। तो आज का आखिरी लेक्चर इस चैप्टर का, इसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है। तो चलिए पहले हम डेफिनेशन पर आते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। हाँ जी, ये जो चीज़ें अभी हमने डिस्कस की हैं उन चीज़ों को मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, आप भी इसको नोट कर लीजिए। मैं साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले देखिए, ऊपर हमने सॉल्ट का डेफिनेशन लिखा हुआ है, ठीक है, और नीचे हमने लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स। ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा यहाँ पर ना, उम्मीद है आप इसको लिख लेंगे। पहले देखिए, व्हाट आर सॉल्ट्स। सो सॉल्ट्स आर
आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जिसको पानी में घोलें तो अपने आयंस में टूट जाए। हर सॉल्ट आयोनिक कंपाउंड होता है, उसमें दो तरह के आयन होते हैं, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन को हम बोलते हैं कैटायन और नेगेटिव आयन को बोलते हैं एनायन। तो डेफिनेशन क्या बनाया, सॉल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड इन विच वन पार्ट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। जो हिस्सा पॉजिटिवली चार्ज होगा, पॉजिटिव आयन होगा, उसको क्या बोलेंगे, कैटायन। एंड अदर पार्ट इज नेगेटिवली चार्ज, जो हिस्सा नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव आयन होगा, उसको बोलते हैं एनायन। जैसे एग्जांपल देखिए NaCl, CuSO4, NH4Cl, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं सॉल्ट के, NH4SO4, ठीक है, इस तरह के सॉल्ट के बहुत सारे एग्जांपल हैं, ठीक है। कॉपर सल्फेट हो गया, CuSO4, ढेरों एग्जांपल है। तो इसमें देखिए जैसे NaCl नमक है, इसमें Na जो होता है कैसा होता है, पॉजिटिव, तो ये क्या कहलाएगा, कैटायन। Cl होता है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव पार्ट वाला जो आयन है ये क्या कहलाएगा, एनायन। तो ये कैटायन, ये एनायन। CuSO4 में देखिए Cu का चार्ज होता है +2, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण Cu को हम बोलते हैं, Cu+2 को कैटायन, और SO4 का चार्ज होता है -2, इसलिए ये कहलाता है एनायन। ऐसे ही हर आयनिक कंपाउंड में एक हिस्सा पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा हिस्सा नेगेटिव चार्ज होता है, यानी एक कैटायन और एक एनायन, दोनों में चार्ज बराबर बराबर होगा, याद रखिएगा। जैसे यहाँ देखिए 1+ है तो इसमें 1- होगा, 1+ 1- मिलके न्यूट्रल, यहाँ पर 2+ है तो यहाँ 2- है, 2+ 2- मिलके न्यूट्रल। तो ओवरऑल जो नेट चार्ज होता है किसी भी सॉल्ट का वो 0 होता है, यानी इलेक्ट्रिकली हर सॉल्ट न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल कैसे होगा, देखिए यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव आयन। जितने पॉजिटिव आयन होते हैं उतने नेगेटिव आयन होते हैं, उनकी संख्या। इसीलिए देयरफॉर सॉल्ट्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, हर सॉल्ट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी नेट चार्ज सॉल्ट का क्या होता है, 0। ठीक, उसके बाद सॉल्ट्स बनाने के कुछ तरीके हैं, ये वो तरीके हैं जो हम पहले डिटेल के साथ पढ़ के आए हैं। यहाँ पर सिर्फ याद कराने के लिए, याद रखने के लिए कि किन किन तरीकों से सॉल्ट बनाया जाता है उसको हमने यहाँ पर नोट किया है। सो दीज आर द मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स। पहला तरीका क्या है, बाय द एक्शन ऑफ मेटल्स ऑन एसिड। आप किसी भी मेटल को एसिड के साथ रिएक्शन करवा दीजिए, जैसे जिंक एक मेटल है और ये H2SO4 एसिड है। मेटल जब भी एसिड के साथ कंबाइन होगा एक सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी, दिस इज सॉल्ट ZnSO4। Zn का चार्ज +2 होता है, SO4 का -2, +2 -2 कैटायन, एनायन, नेट चार्ज 0। ठीक, दूसरा तरीका होता है सॉल्ट बनाने का बाय द एक्शन ऑफ एसिड ऑन मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो एसिड को किसी कार्बोनेट के साथ या किसी बाई कार्बोनेट के साथ कंबाइन कर दीजिए तो भी सॉल्ट बन जाता है। एग्जांपल देखिए, दो एग्जांपल मैंने लिखा है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये कार्बोनेट है, और ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, खाने वाला मीठा सोडा है। ये पहले सारी चीजें डिटेल से की जा चुकी हैं। हम एसिड ले रहे हैं HCl। HCl को जब आप कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कंबाइन करेंगे, कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। बिल्कुल इसी प्रकार से सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अगर आप एसिड को कंबाइन करेंगे, एक सॉल्ट बनेगा NaCl, वाटर बनेगा H2O, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ये सब कुछ हम डिटेल के साथ पहले कवर कर चुके हैं। तो एक तरीका हो गया मेटल और एसिड को कंबाइन करके, एक तरीका हो गया एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ या एसिड को मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कंबाइन करिए। ये देखिए कैल्शियम और सोडियम मेटल है। तीसरा तरीका होता है बाय द एक्शन ऑफ मेटल्स ऑन अल्कलीज, यानी बेस। किसी मेटल को किसी बेस के साथ रिएक्शन करवा दीजिए तो भी सॉल्ट बन जाएगा। देखिए NaOH बेस होता है और जिंक मेटल है। जब भी एक मेटल किसी बेस के साथ या अल्कली के साथ कंबाइन होगा एक सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये भी हम डिटेल के साथ पहले कर चुके हैं। इस सॉल्ट को बोलते हैं सोडियम जिंकेट सॉल्ट, सोडियम जिंकेट नाम है इसका। और अगला जो सबसे प्रोमिनेंट और सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है जिसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस को आपस में कंबाइन करना। एसिड के अंदर खुद H+ आयन होता है, बेस के अंदर खुद OH- आयन होता है। जब आप एसिड और बेस को कंबाइन करते हैं तो H+ और OH आयन मिलके पानी बना देते हैं और सॉल्ट भी बन जाता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको अभी हम डिटेल के साथ लिखते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है। एसिड और बेस कंबाइन हुए, NaCl सॉल्ट बना और ये वाटर बन गया। ठीक है, अब हम इसी रिएक्शन को, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को डिटेल के साथ लिखते हैं। कुछ इसके एग्जांपल लेते हैं जो आपकी पुस्तक में है, उसके बाद उससे जो इंपॉर्टेंट चीजें निकल सकती हैं उनको निकालने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहां तक नोट कर सकते हैं आप। हाँ जी, सबसे पहले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम नोट करेंगे। देखिए, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? आंसर है, इट इज ए रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अपने शब्दों में आप किसी भी तरह से इसका आंसर बना सकते हैं।
तो एसिड और बेस जब भी कंबाइन होंगे क्या क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये एग्जांपल मैंने आपकी टेक्स्ट बुक से उठाए हैं, आराम से इनको समझते हैं, ध्यान से देखिए। एसिड और बेस हम कंबाइन कर रहे हैं, सॉल्ट और वाटर बन रहा है। सबसे पहला एसिड मैंने लिया नाइट्रिक एसिड। इसीलिए मैंने बोला था पहले लेक्चर में ही कि आपको ये सारे नाम याद करने हैं। अगर आप याद कर लिए होते, मिनरल एसिड हैं, कार्बोनिक एसिड हैं, नॉन कार्बोनिक एसिड्स हैं, तो आपको इन सारे नामों को पढ़ने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपको आराम से समझ में आएगा। तो पहला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। नाइट्रिक एसिड फॉर्मूला होता है HNO3 एक्वस। याद रखिए, जब भी एसिड और बेस हम कंबाइन करेंगे, एसिड को भी घोल के पतला कर लेंगे यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन बना लेंगे, एक्वस सॉल्यूशन, और बेस को भी घोल के पतला कर लेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन बना लेंगे यानी एक्वस सॉल्यूशन। तो जब भी एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन किया जाएगा, दोनों किस हालत में होना चाहिए, डाइल्यूट किया हुआ यानी एक्वस सॉल्यूशन ही कंबाइन करते हैं अपन। तो हमने नाइट्रिक एसिड लिया, जहां भी AQ लिखा होगा वो एक्वस सॉल्यूशन होगा यानी पानी में घोल के पतला किया है। ठीक है, लगभग हर सॉल्यूशन ही एक्वस है यहाँ पर। नाइट्रिक एसिड HNO3 ये एसिड है, उसमें बेस मिलाया पोटासियम हाइड्रोक्साइड। याद रखना, नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। मैं जो कह रहा हूं बहुत ध्यान से समझना, कहीं पे लिख लेना, मार्क कर लेना, क्योंकि आगे अभी हम जो बात करेंगे वो स्ट्रॉन्ग बेस पर ही बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड और बेस पर बात करेंगे। तो जिसको मैं स्ट्रॉन्ग बोल रहा हूं ध्यान से समझ लो, ध्यान से लिख लेना, ठीक है। बाद में नहीं बोलना कि कहां से आ गया, कैसे आ गया, इसलिए बताते चल रहा हूं, ध्यान से नोट करते चलिए। नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है यानी इसकी एसिड की ताकत बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस है, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों कंबाइन हुए क्या बना, एक सॉल्ट बना। कैसे बना, KNO3 पोटासियम नाइट्रेट। नाइट्रिक एसिड में से NO3 नाइट्रेट है और ये हाइड्रोजन है, ये पोटासियम है, ये हाइड्रोक्साइड है। तो K इस हाइड्रोजन को निकाल के NO3 के साथ चिपक जाता है, तो क्या बन गया, KNO3 पोटासियम नाइट्रेट, ये सॉल्ट है। और ये वाटर बन गया H2O जो कि लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो इसको हमने एक्वस लिखा है, इसको एक्वस लिखा है, इसको एक्वस लिखा है, ये लिक्विड है, पानी, सादा पानी। ठीक है, यहां तक समझ गए। दूसरा देखिए, दूसरा एसिड मैंने लिया सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 कॉमन एसिड है। हमने बेस लिया कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH2, कॉपर का चार्ज +2 होता है इसलिए 2 OH लगेगा, इसलिए OH के बाद नीचे 2 लगा हुआ है। कॉपर हाइड्रोक्साइड बेस है। सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड वीक बेस होता है, वीक। समझ आया। तो इससे क्या बना, CuSO4 कॉपर सल्फेट, ये नमक है कॉपर सल्फेट। H2O वाटर बन गया, ये नमक सॉल्ट है CuSO4 और ये H2O वाटर बन गया। ठीक है, याद रहेगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड और ये वीक बेस है, तो ये सॉल्ट बना। ठीक, ओके। CH3COOH एसिटिक एसिड है, विनेगर के अंदर होता है, पहले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, फॉर्मूला अच्छे से याद रखिए। ये वीक एसिड होता है, वीक सबसे कमजोर एसिड, खाने वाला एसिड है। विनेगर खाते ना अपन, सिरका। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दोनों के कॉम्बिनेशन से कौन सा सॉल्ट बनता है, सोडियम एसीटेट। फॉर्मूला देख लो CH3COOH में से H हटता है और यहाँ NaOH में से ये मेटल निकलता है, Na हाइड्रोजन को भगा देता है, Na यहाँ बैठ गया और H इस OH के साथ मिलकर के H2O बन जाता है, तो ये पानी बन जाएगा। Na कहाँ बैठ गया, CH3COOH की जगह Na हो गया, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा नमक का, CH3COONA। ये देखिए CH3COONA, इसको बोलते हैं सोडियम और इस हिस्से को पढ़ते हैं CH3COO को एसीटेट पढ़ते हैं, एसीटेट। तो ये Na सोडियम हो गया और ये बचा कुचा एसीटेट हो गया, सोडियम एसीटेट सॉल्ट है। ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसे स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होता है वैसे ही ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है। ये सॉल्ट बन गया, ये वाटर बन गया। ठीक है, सोडियम एसीटेट। ओके, अगला एग्जांपल है, फिर से हमने इसी को लिया वीक एसिड, एसिटिक एसिड CH3COOH, इसके साथ कंबाइन किया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी वीक एसिड वीक बेस होता है, वीक बेस, तो ये वीक है। वो कैसा है, वीक एसिड, ये कैसा है, वीक बेस, और हमने कंबाइन किया सेम इसी तरह से Na की जगह क्या आ जाएगा, NH4, अमोनियम एसीटेट। ये हिस्सा तो एसीटेट था ना, CH3COO, यहाँ भी CH3COO एसीटेट है और ये अमोनिया का NH4 आ गया, तो अमोनियम एसीटेट इसका नाम हो गया, ये सॉल्ट है और वाटर बन गया। तो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया। अब ध्यान से समझिएगा जो मैं समझा रहा हूँ। सॉल्ट हमारे ये हैं, इनको देखना, दिस इज सॉल्ट, दिस इज सॉल्ट, दिस इज सॉल्ट, दिस इज सॉल्ट। तो हम तो सॉल्ट के बारे में स्टडी कर रहे हैं ना, अभी सॉल्ट को देखना। सॉल्ट मतलब क्या होता है, आयोनिक कंपाउंड जिसमें एक पॉजिटिव पार्ट होता है, एक नेगेटिव पार्ट होता है। पॉजिटिव पार्ट को कैटायन बोलते हैं, नेगेटिव पार्ट को एनायन बोलते हैं। आयन है ये, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। अब ध्यान से देखना, KNO3 में ध्यान से समझना, यहां पर मैं लिख रहा हूं ना,
ये सॉल्ट है। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? सॉल्ट के बारे में। देखना, पहला सॉल्ट मैंने क्या लिया? पोटासियम नाइट्रेट, KNO3। इसमें K जो है, ध्यान से समझना, K का चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव, और NO3 इसका चार्ज कैसा होगा? निगेटिव। यानी ये पॉजिटिव आयन है और ये निगेटिव आयन है। समझ रहे हो? दिस इज पॉजिटिव आयन, दिस इज निगेटिव आयन। ये कैटायन है, ये एनायन है। आया समझ? कहाँ की बात हो रही है? सॉल्ट की बात हो रही है। ध्यान से सुनते जाइएगा। सॉल्ट में K जो है वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव आयन, और NO3 जो है नाइट्रेट, वो निगेटिव आयन होता है। अब ध्यान से देखना, ये जो पॉजिटिव आयन है सॉल्ट के अंदर, ये किधर से आया? पॉजिटिव आयन कहां से आया और ये निगेटिव आयन कहां से आया? ध्यान से देखिए, K पॉजिटिव आयन है, किधर से आया? एसिड में पोटासियम K है या बेस में पोटासियम K है? K कहां है? बेस के अंदर। तो किसी भी सॉल्ट में जो पॉजिटिव आयन आता है वो किधर से आता है? बेस से। ध्यान से समझना ना, पॉजिटिव आयन कहां से आएगा? ये लिख दे रहा हूं, पॉजिटिव आयन कम्स फ्रॉम बेस। किसी भी सॉल्ट के अंदर पॉजिटिव आयन किधर से आएगा? बेस से आएगा। यहां देखो, Cu2+ होगा, चार्ज इसका 2+ होगा, और SO4 का चार्ज 2- होगा। तो ये पॉजिटिव आयन हो गया, ये निगेटिव आयन हो गया। पॉजिटिव आयन किधर से आया? ये देखो, ये बेस था, कॉपर यहां था ना, किसके अंदर है? कॉपर, बेस के अंदर। तो सॉल्ट में जो प्लस आयन होता है, पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट, वो किधर से आता है? बेस से। और SO4 निगेटिव होगा, 2- होगा इसका चार्ज। ऐसे लिखूंगा, Cu2+ होगा और SO4 2- होगा। तो ये पॉजिटिव आयन है, ये निगेटिव आयन है, कैटायन और एनायन। तो Cu+2 किधर से आ रहा है? बेस से आ रहा है। और SO4 कहां से आ रहा है? देखो, SO4 एसिड में है। इसी प्रकार से यहां देखिए, K+ किधर से आया? K+ बेस से आया, बेस से। K+ बेस से आया। और NO3 किधर है? देखो, एसिड के अंदर है, एसिड के अंदर NO3। यानी निगेटिव हिस्सा जो होता है वो किधर से आता है? निगेटिव आयन comes from acid। ठीक है, यहां पर Cu+2 प्लस वाला किधर से आता है? बेस से। और SO4 माइनस वाला किधर से आता है? एसिड से। तो यहां भी देखिए, पॉजिटिव आयन किधर से आता है? बेस से आता है। और निगेटिव आयन किधर से आता है? एसिड से आता है। ये आयन समझ में आए कहां से आया? यहां भी चेक करिए, देखिए, इसमें जो है Na+ पॉजिटिव होता है। मेटल में हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है कॉमनली, अमोनिया को छोड़ के। NH4 मेटल नहीं है, ये गैस है, अमोनिया। तो सोडियम में कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और CH3COO भी नेगेटिव चार्ज होता है। इसको ऐसे लिखूंगा मैं, Na+, ये हो गया नमक में, और बचा कुछ एसीटेट का जो हिस्सा है CH3COO निगेटिव होता है, ऐसा। ठीक है, तो Na+ पॉजिटिव किधर से आया? पॉजिटिव देखो यहां है, बेस में। Na+ बेस में है, और CH3COO किधर है? इधर है, एसिड में। तो निगेटिव वाला हिस्सा कहां से आता है? एसिड से। और पॉजिटिव वाला हिस्सा कहां से आता है? बेस से। ये याद रखना है। तो देखिए, किसी भी सॉल्ट के अंदर जो पॉजिटिव पार्ट होता है, पॉजिटिव आयन होता है, वो कहां से आता है? बेस से। किसी भी सॉल्ट के अंदर जो निगेटिव आयन होता है वो किधर से आता है? एसिड से आता है। इस कारण से ये जो पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, जिसको हम लोग आयंस बोल रहे हैं, इसको कैटायन बोल रहे हैं, उसको एनायन बोल रहे हैं, इसका हमने नाम रखा, जहां से ये आए हैं उसके हिसाब से नाम रखा। तो देखिए, पॉजिटिव वाला पार्ट यानी कैटायन किधर से आता है? बेस से। इस वजह से ये जो आयन है इसको बोलेंगे बेसिक रेडिकल। क्या नाम रख दिया इसका? रेडिकल। ठीक है, इसका नाम क्या पड़ जाएगा आज से? बेसिक रेडिकल। रेडिकल कोई नई चीज नहीं है। अभी तक जिसको अपन आयन बोल रहे थे ना, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पार्ट या आयन, अब आयन ना बोल के इन्हीं को क्या बोलेंगे? रेडिकल। लेकिन ये रेडिकल आया कहां से? पॉजिटिव वाला। आंसर है बेस से आया है, बेस में होता है पॉजिटिव वाला, इसलिए इसको बेसिक रेडिकल बोलते हैं। और जो आयन एसिड से आया है उसको क्या बोलेंगे? एसिडिक रेडिकल। आयन को रेडिकल बोलेंगे, बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल। इसको बढ़िया से नोट करिए। ठीक है, तो पॉजिटिव पार्ट यानी कैटायन कहां से आता है? बेस से, तो उसको बेसिक रेडिकल बोलते हैं। बेसिक रेडिकल की निशानी क्या है? प्लस चार्ज होगा। और निगेटिव आयन किधर से आता है? एसिड से, इसलिए इस निगेटिव आयन को क्या बोलेंगे? एसिडिक रेडिकल, क्योंकि एसिड से आया है। तो एसिडिक रेडिकल की निशानी क्या है? उसमें माइनस चार्ज होगा।
तो इसको याद कर लीजिए, बेसिक रेडिकल में प्लस चार्ज और एसिडिक रेडिकल में नेगेटिव चार्ज होगा। जहां भी प्लस चार्ज दिखेगा उसको बेसिक रेडिकल मानेंगे सॉल्ट में ना, और जहां भी नेगेटिव चार्ज दिखेगा सॉल्ट में उसको एसिडिक रेडिकल मानेंगे। तो मैं बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल का डेफिनेशन नोट कर देता हूं, तब तक आप उसको साइड में सप्लीमेंट्री नॉलेज के तौर पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने जो रेडिकल के बारे में डिस्कशन किया वो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आप आराम से इनको पढ़ के समझ जाएंगे, इसको लिख लीजिए। अब हमारा अगला जो इसमें सवाल उठता है वो ये उठता है कि भैया हमारे पास तो बहुत तरह के सॉल्ट होते हैं, खाने वाला नमक कौन सा है? NaCl, ये जो हमने यहाँ पर लिखा है इसको कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, इसमें Na प्लस पॉजिटिव चार्ज वाला बेसिक रेडिकल कहलाता है, और Cl माइनस यानी एनायन, इसका नाम है कैटायन और इसका नाम है एनायन। तो एनायन को क्या बोलते हैं? नेगेटिव चार्ज वाले को एसिडिक रेडिकल, क्योंकि एसिड से आता है, और प्लस वाला किधर से आता है? बेस से, इस वजह से कैटायन पॉजिटिव चार्ज वाले को बेसिक रेडिकल बोलते हैं। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अब देखिए हमारे पास कई तरह के सॉल्ट हैं, तो क्या अगला क्वेश्चन उठता है, क्या हर सॉल्ट न्यूट्रल होता है? न्यूट्रल बोले तो जिसका pH वैल्यू 7 हो उसको न्यूट्रल बोलते हैं, ना वो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, नॉर्मल होता है, जैसे सादा पानी। याद करिए हमने पिछले लेक्चर्स में बहुत सारी चीज़ों का pH वैल्यू नोट किया है कि कौन सा pH वैल्यू 7 है यानी न्यूट्रल है, जिसका pH वैल्यू 7 से कम होता है वो एसिडिक हो जाता है, जिसका pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है वो बेसिक हो जाता है। 7 के बहुत नज़दीक है, एसिड में हो या बेस में, नज़दीक नज़दीक अगर हैं तो वो वीक एसिड और वीक बेस कहलाता है, और अगर बहुत दूर चला गया 7 से 1 की तरफ, 0 की तरफ, स्ट्रॉन्ग एसिड, और 7 से इधर बहुत दूर चला गया 13 14 तक, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है। तो क्या हर सॉल्ट न्यूट्रल होता है, यानी हर सॉल्ट का pH 7 होता है, कि 7 से कम भी होता है pH, 7 से ज़्यादा भी होता है? तो इसका आंसर है हर सॉल्ट का pH वैल्यू 7 नहीं होता है। कुछ सॉल्ट का pH 7 से कम होता है, यानी वो सॉल्ट एसिडिक नेचर का होता है, जिसका भी pH वैल्यू 7 से कम होगा वो एसिडिक हो जाएगा। और कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जिसकी pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है, और इस कारण से उसका नेचर कैसा हो जाता है? बेसिक। तो हर सॉल्ट न्यूट्रल हो जरूरी नहीं है, कुछ सॉल्ट pH वैल्यू लेस देन 7 होने के कारण एसिडिक हो जाते हैं, और कुछ सॉल्ट का pH वैल्यू मोर देन 7 होने के कारण वो बेसिक हो जाते हैं। हाँ, हमारे ये जो नमक है NaCl, इसका जो है pH वैल्यू 7 होता है। इसके अलावा और भी कुछ सॉल्ट हैं जिसका pH वैल्यू 7 होता है, जैसे वाटर का pH वैल्यू 7 होता है और वो न्यूट्रल होता है। तब हम कैसे जानेंगे कि किस सॉल्ट का pH वैल्यू लेस देन 7 होगा यानी एसिडिक होगा, और किस सॉल्ट का pH वैल्यू मोर देन 7 होगा यानी बेसिक होगा? तो इसको कैसे पहचानते हैं? तो इसको पहचानने का तरीका है कि भैया वो सॉल्ट किस टाइप के एसिड और किस टाइप के बेस से बना है। इसीलिए मैं आपको थोड़ी देर पहले गिनवा रहा था कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक एसिड है, ये वीक बेस है। समझ गए? उम्मीद तो है समझ गए होंगे। अब ये नॉलेज यहाँ पर यूज में आता है, यानी जो सॉल्ट है वो सॉल्ट जाहिर सी बात है एसिड और बेस से ही बना होगा। तो हम सॉल्ट का नेचर चेक करने के लिए हमको ये पता करना है कि सॉल्ट एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है। उसका pH 7 से कम होगा, 7 से ज्यादा होगा कि 7 होगा। तो इसके नेचर को पता करने के लिए, सॉल्ट के नेचर को पता करने के लिए इसके मम्मी पापा का नेचर पता करेंगे, यानी एसिड और बेस को देखेंगे कि एसिड स्ट्रांग है कि वीक है, बेस स्ट्रांग है कि वीक है। आया समझ? तो इनके एसिड और बेस के नेचर को देख करके सॉल्ट का नेचर डिसाइड किया जाता है कि सॉल्ट एसिडिक होगा कि बेसिक होगा। अब कैसे डिसाइड किया जाता है इसको समझिए। यहां देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था नाइट्रिक एसिड कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड। और सोडियम पोटासियम हाइड्रोक्साइड भी कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग बेस। तो याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब कंबाइन होकर के न्यूट्रलाइज होकर के सॉल्ट बनाएंगे और पानी बनाएंगे, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के न्यूट्रलाइजेशन से जो सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट न्यूट्रल होगा, उसका pH वैल्यू 7 होगा। इसको अपने शब्दों में लिखिए, मैं भी अभी थोड़ी देर में लिखता हूं, तो आराम से लिख लीजिएगा जब मैं लिखूंगा। क्या समझे? पहला पॉइंट, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से जो सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। बिल्कुल इसी प्रकार से मैंने आपको बताया था कि एसिटिक एसिड वीक एसिड होता है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस होता है। वीक एसिड वीक बेस, वीक एसिड और वीक बेस के न्यूट्रलाइजेशन से जो सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट भी न्यूट्रल होता है, इसका pH वैल्यू भी 7 होगा। तो दो बातें समझ में आई, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों स्ट्रॉन्ग कंबाइन हुए, सॉल्ट क्या बना? न्यूट्रल। वीक एसिड वीक बेस दोनों वीक हैं, एसिड भी वीक है बेस भी वीक है, इनके न्यूट्रलाइजेशन से जो सॉल्ट बनेगा वो भी क्या होगा? न्यूट्रल होगा। इसका pH वैल्यू भी 7 होगा, इसका pH वैल्यू भी 7 होगा, पानी की तरह न्यूट्रल होता है।
ठीक है। लेकिन ये कब होगा? जब एसिड और बेस दोनों स्ट्रांग होंगे या दोनों वीक होंगे, तब बनने वाले सॉल्ट का नेचर न्यूट्रल होगा, पीएच वैल्यू 7 होगा। लेकिन अगर एक एसिड स्ट्रांग हो गया और बेस वीक हो गया, तो जो सॉल्ट बनेगा उसका नेचर क्या अब वो न्यूट्रल रहेगा? नहीं रहेगा। एसिड वीक हो गया और बेस स्ट्रांग हो गया, तो फिर सॉल्ट का नेचर न्यूट्रल नहीं रहेगा, उसका पीएच वैल्यू 7 नहीं होगा, कम ज्यादा हो जाएगा। तो ये नियम सिर्फ दोनों एसिड और बेस अगर स्ट्रांग हो या दोनों एसिड और बेस अगर वीक हो, तब लगता है कि सॉल्ट जो बनेगा वो न्यूट्रल होगा। समझ आया? अब देखिए, यहां देखिए एग्जांपल, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, स्ट्रांग एसिड होता है, और कॉपर हाइड्रोक्साइड वीक बेस होता है, वीक बेस। तो एसिड स्ट्रांग है, तगड़ा है, ज्यादा ताकतवर है, और बेस वीक है, कमजोर है, कम ताकतवर है। तो एक तगड़ा और एक कमजोर जब आपस में लड़ेंगे तो जीतेगा कौन? किसका नेचर ज्यादा हो जाएगा? हाँ, जो स्ट्रांग होगा। तो अगर स्ट्रांग एसिड है और वीक बेस है, दोनों लड़े, दोनों झगड़े और दोनों ने सॉल्ट बनाया, तो सॉल्ट का नेचर क्या होगा? जो तगड़ा है उसका नेचर आएगा। तो दोनों में तगड़ा कौन है? सल्फ्यूरिक एसिड, स्ट्रांग एसिड। तो बनने वाला सॉल्ट भी कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। तो ये सॉल्ट खाने लायक नहीं है, ये एसिडिक है, नुकसान करेगा, जैसे एसिड होता है। तो इस सॉल्ट का नेचर क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। समझ आया? वैसे इसको देखिए, ये एसिडिक एसिड वीक एसिड है, और ये कैसा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रांग बेस होता है, वैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड भी स्ट्रांग बेस होता है। तो एसिड वीक हो गया और बेस स्ट्रांग हो गया। अब दोनों लड़ेंगे और सॉल्ट बनाएंगे, तो कौन जीतेगा? जो ज्यादा ताकतवर होगा। कौन ज्यादा ताकतवर है? बेस यहाँ पर स्ट्रांग है, इसलिए बेस स्ट्रांग है, तो इसमें किसके गुण आ जाएंगे सॉल्ट के अंदर? बेस के। इसलिए ये सॉल्ट कैसा हो जाएगा? बेसिक। लेकिन ये सॉल्ट कैसा है? एसिडिक, क्योंकि इसमें ताकतवर कौन था? स्ट्रांग एसिड। तो स्ट्रांग जो होगा उसी का नेचर यहां आ जाएगा। अगर एसिड स्ट्रांग है, बेस वीक है, तो बनने वाला सॉल्ट कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। लेकिन अगर बेस स्ट्रांग है और एसिड वीक है, बेस स्ट्रांग है, तो बनने वाला जो सॉल्ट है उसमें नेचर किसका आ जाएगा? जो स्ट्रांग यानी बेस। तो ये सॉल्ट बेसिक नेचर का हो जाएगा। बेसिक नेचर का मतलब इसका पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा हो जाएगा, और एसिडिक नेचर का सॉल्ट है तो इसका पीएच वैल्यू 7 से कम हो जाएगा। और स्ट्रांग एसिड बेस मिल करके जो सॉल्ट बनाएंगे, या वीक एसिड बेस मिल करके जो सॉल्ट बनाएंगे, वो सॉल्ट कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा, उसका पीएच वैल्यू 7 होगा। आगे बात समझ? अब हम इस चीज को लिख लेते हैं। इसके बाद आपकी बुक में एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल को देखते हैं ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहले हम इसको मार्क करते हैं, लिखते हैं, उसके बाद टेबल पे आते हैं। ठीक है, इसको देखिए तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। ये टेबल आपकी बुक में बना है पेज नंबर 26 में, टेबल नंबर 5 नेचर ऑफ सॉल्ट पता करने का है। तो इसको हम जल्दी से बनाते हैं। सबसे पहले अभी ये जो हम डिस्कस कर रहे थे उसको देखिए। नेचर ऑफ सॉल्ट फॉर्म्ड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से अगर कोई सॉल्ट बना है तो वो न्यूट्रल होगा। वीक एसिड और वीक बेस से अगर कोई सॉल्ट बना है वो भी न्यूट्रल होगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से अगर कोई सॉल्ट बना है तो एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है, तो उसमें किसका असर आ जाएगा? एसिड का। तो वो जो सॉल्ट है वो एसिडिक हो जाएगा। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो सॉल्ट बनेगा, बेस अब स्ट्रॉन्ग हो गया तो जो सॉल्ट बन रहा है वो बेसिक नेचर का हो जाएगा। तो ये नेचर ऑफ सॉल्ट है, इसको ध्यान से समझ लीजिए, ये नियम है। अब एक टेबल हमको दिया है, टेबल नंबर 5 हमारी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 26 में। इसको अपन देखते हैं, ध्यान से समझिए। यहाँ पर हमको कुछ सॉल्ट्स के नाम बताए हैं, फॉर्मूले। जैसे पहला है CuSO4, कॉपर सल्फेट सॉल्ट है। NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला मीठा सोडा है ये, ठीक है। CH3COONH4 अमोनियम एसीटेट सॉल्ट है, ठीक। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट है। और लास्ट में है KNO3 पोटासियम नाइट्रेट सॉल्ट है, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि ये जो सॉल्ट्स हमको दिए हुए हैं इसका नेचर कैसा होगा। यहां लिखेंगे नेचर हम, यानी कौन सा न्यूट्रल सॉल्ट होगा जिसका pH 7 होगा, और कौन सा एसिडिक सॉल्ट होगा जिसका pH 7 से कम होगा, और कौन सा बेसिक सॉल्ट होगा जिसका pH वैल्यू 7 से ज्यादा होगा। तो अभी हम वही तो डिस्कस कर रहे थे जी, ठीक। यहां पर क्या लिखा है देखिए, सोर्स ऑफ बेसिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल किसको बोलते हैं? पॉजिटिव आयन को। और पॉजिटिव आयन किधर से आता है? बेस से। सॉल्ट में जो पॉजिटिव आयन होता है बेसिक रेडिकल बोलते हैं, वो कहां से आता है? बेस से आता है, इसलिए उसको बेसिक रेडिकल बोलते हैं। उसका हमको सोर्स देखना है कि भैया जो बेसिक रेडिकल मौजूद है, जैसे CuSO4 में बेसिक रेडिकल कौन है? Cu+, कॉपर। तो कॉपर किधर से आएगा? बेस से। तो इस Cu2+ का सोर्स कौन होगा? बेस होगा। तो यहां पर हम उसका सोर्स लिखेंगे, ये सोर्स लिखा हुआ है CuOH2 कॉपर हाइड्रोक्साइड। यहीं से ना सॉल्ट में Cu आया, केमिकल रिएक्शन में लिखा हुआ है अभी जो हमने थोड़ी देर पहले लिखा था, उसको देख लीजिए, पहला या दूसरा वाला होगा शायद,
ठीक है। उसी प्रकार से सोर्स ऑफ एसिडिक रेडिकल हमको देखना है। एसिडिक रेडिकल किसको बोलते हैं? जो सॉल्ट में नेगेटिव पार्ट होता है, जैसे SO4 2- होता है, ये एसिडिक रेडिकल कहलाता है। ये कहां से आता है? नेगेटिव वाला एसिड से। तो उसको हम देखेंगे भैया इस सॉल्ट को बनाने के लिए कौन सा एसिड यूज किया गया। एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से सॉल्ट बना होगा ना, तो जो नेगेटिव आयन होगा, एसिडिक रेडिकल होगा, वो एसिड से आया होगा, और जो पॉजिटिव आयन होगा, बेसिक रेडिकल होगा, वो बेस से आया होगा। तो कौन सा एसिड और कौन सा बेस यूज हुआ है उसको हम सोर्स बोल रहे हैं। उस सॉल्ट को बनाने के लिए कौन से एसिड और बेस के सोर्स हैं। तो सबसे पहले देखिए CuSO4 सॉल्ट को बनाने के लिए बेस कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? CuOH2 कॉपर हाइड्रोक्साइड। और एसिड कौन सा यूज किया जाता है? H2SO4 जिसमें SO4 आता है, एसिडिक रेडिकल। ठीक है, अब इनको पहचानते हैं कि ये सॉल्ट न्यूट्रल होगा, एसिडिक होगा कि बेसिक होगा। देखिए CuOH2 कॉपर हाइड्रोक्साइड कैसा बेस होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था। तो आपने मुझे उम्मीद है कि लिख लिए होंगे, तो जवाब भी आप दे दोगे। ये कैसा बेस होता है? वीक। कैसा बेस है? तो यहां पर इसके सामने हम लिख लेते हैं कि ये वीक बेस है। और ये एसिड कैसा है? सल्फ्यूरिक एसिड। ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और नियम देखिए, जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस कंबाइन हो तो जो सॉल्ट बनता है वो कैसा हो जाता है? जो ज्यादा ताकतवर होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, उसका असर आ जाएगा सॉल्ट में। तो ज्यादा ताकतवर कौन है? एसिड। और बेस जो है वो वीक है। समझ में आया? तो ये सॉल्ट कैसा हो जाएगा? एसिडिक नेचर का। ठीक है, CuSO4 का नेचर कैसा हो जाता है? एसिडिक, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होता है। समझ गए? NH4CO3 बेकिंग सोडा। अब वैसे ही आप जानते हैं एंटी एसिड के तौर पर इसको हम खाते हैं, पेट में एसिडिटी हो जाती है। तो एसिड को मिटाने के लिए क्या खाते हैं बाहर से? बेस। इसलिए इसका नेचर कैसा होगा? बेसिक होना चाहिए। समझ आया? और बेसिक काहे को होगा? क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। NaOH बेस है, ये इसका सोर्स है बेस, और ये एसिड है कार्बोनिक एसिड। एसिड और बेस जब मिलते हैं तो सॉल्ट बनता है। तो ये NaOH इसके लिए सोर्स है। ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। तो बेस स्ट्रॉन्ग हो गया, और कार्बोनिक एसिड वीक एसिड होती है। H2CO3 फॉर्मूला होता है कार्बोनिक एसिड का, और ये एसिड है वीक। तो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिला। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, कैसा नेचर हो जाएगा सॉल्ट का? एसिडिक। तो ये वाला नेचर भी एसिडिक हो गया। यानी NH4CO3 भी कैसा होता है ना, गड़बड़ लिख दिया मैंने। बेस हमारा स्ट्रॉन्ग है। बेस किधर गया? बेस, ये बेस स्ट्रॉन्ग है और एसिड कैसा है? वीक है। एसिड वीक। तो ये जो बनेगा कैसा हो जाएगा? बेसिक। तो मुझे बेसिक लिखना चाहिए था। ठीक है, बेस स्ट्रॉन्ग है ना, इसलिए सॉल्ट का नेचर कैसा होगा? बेसिक, जो शुरू में हम डिस्कस कर रहे थे। यहां देखिए ये अमोनियम एसीटेट है, अमोनियम एसीटेट सॉल्ट है। किससे बनता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो वीक बेस होता है, वीक। और CH3COOH एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड तो नाम से ही वीक एसिड है। तो इसमें देखिए बेस भी वीक है और एसिड भी वीक है, और दोनों वीक एसिड और बेस जब कंबाइन होते हैं तो सॉल्ट कैसा हो जाता है? न्यूट्रल। तो ये सॉल्ट भी कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल। यानी ये जो सॉल्ट है वो न्यूट्रल हो जाएगा। अभी हम इसको छोड़ रहे हैं ना, क्योंकि आपकी बुक में इसको खाली स्थान लिखा हुआ है। लास्ट वाला देखिए, KNO3 पोटासियम नाइट्रेट। बेस क्या है? KOH। ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग। और HNO3 इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग। दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, बेस भी स्ट्रॉन्ग है और नाइट्रिक एसिड भी कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग। और अगर एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग हो तो बनने वाला सॉल्ट कैसा हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है। तो ये भी सॉल्ट जो है KNO3 पोटासियम नाइट्रेट, ये भी न्यूट्रल होगा। अब रह गया ये अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ये कहां से आएगा? तो इसके लिए बेस यूज होता है, आप बुक में इसको भर सकते हैं, NH4OH, यही चीज। और ये जो बेस है NH4OH सोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये कैसा होता है? वीक। तो ये भी कैसा हो गया? वीक बेस हो गया। ठीक है, बेस वीक हो गया। Cl कौन से एसिड में आता है? HCl में। HCl, इसमें Cl आता है। तो ये जो एसिड है, ये एसिड कैसा होता है? HCl, स्ट्रॉन्ग। सबको मालूम है H2SO4 और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो देखो एसिड स्ट्रॉन्ग हो गया और बेस जो है वीक हो गया। एसिड स्ट्रॉन्ग हो गया और किधर गया? ये है, एसिड स्ट्रॉन्ग हो गया और बेस जो है वीक हो गया। तो असर किसका आ जाएगा? एसिड का सॉल्ट में। तो हमारा जो सॉल्ट है वो कैसा हो जाएगा? एसिडिक, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड यूज हुआ है, वीक बेस यूज हुआ है। तो ये टेबल मुझे उम्मीद है आपसे बन जाएगा, आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके बढ़िया से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम अपने आखिरी टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे और वो हमारा टॉपिक है एसिड रेन का।
ठीक है, तो इसको आप नोट करिए। एसिड रेन पर हम आते हैं, आराम से लिखिए इसको। हाँ जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा आखिरी टॉपिक है एसिड रेन। एसिड रेन किसको बोलते हैं? तो याद रखिएगा, जब बारिश होती है तो बरसात का जो पानी होता है उसका pH वैल्यू 7 होता है, यानी बारिश का पानी बिल्कुल डिस्टिल वाटर की तरह होता है, जिसको हम बैटरी में डालते हैं, न्यूट्रल कहिए, है ना, यानी pH वैल्यू 7 होता है। बारिश का पानी एकदम साफ स्वच्छ, न एसिडिक होता है न बेसिक होता है, उसका pH वैल्यू 7 होता है और वो न्यूट्रल होता है। लेकिन चूंकि हमारी एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस मिक्स होती हैं एयर के अंदर, और उसमें बहुत सारी हार्मफुल गैसेस भी होती हैं, क्योंकि हम लोग रात दिन गाड़ी चलाते हैं, और गाड़ी का जब पेट्रोल या डीजल जलता है तो उसके साइलेंसर से बहुत सारा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड कई तरह के होते हैं, 5 तरह के लगभग, तो आप बाद में सीखेंगे, अभी हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो नाइट्रोजन के बहुत सारे हार्मफुल ऑक्साइड्स बन जाते हैं, एयर में जाके मिक्स हो जाते हैं। कहीं पर हमने कोई चीज़ जलाया, जैसे सड़ा गला कहीं खाना फेंक दिया, सब्जी फेंक दी, उससे हार्मफुल गैसेस निकली, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली। कहीं अगर कोई चीज़ जला रहे हैं उससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हार्मफुल हो जाती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बना लेती है, SO3। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, वो ऑक्सीजन O2 के साथ कंबाइन होकर SO3 बना देती है, और SO3 बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैस है। समझ आ रहा है? इस तरह से हमारी एयर के अंदर कई तरह के हार्मफुल गैसेस होते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो जब बरसात होता है तो बरसात का पानी जाहिर सी बात है हवा में से होकर के ही यहाँ तक पहुँचेगा, ज़मीन तक, और हवा में बहुत तरह के हार्मफुल गैसेस हैं। तो जब बरसात का पानी उन गैसेस से होकर गुजरता है तो गैस जो है वो पानी में डिजॉल्व हो जाती है और उनका केमिकल रिएक्शन हो जाता है। गैस और वाटर जैसे ही कंबाइन होंगे, मिक्स होंगे, तो उनके बीच में केमिकल रिएक्शन होगा, और केमिकल रिएक्शन होगा तो वो तरह तरह की एसिड बना लेती है, जैसे H2SO4 बना देंगी, नाइट्रिक एसिड बना देंगी। समझ में आ रहा है? इस तरह के कार्बोनिक एसिड बना देंगी। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा तो कार्बोनिक एसिड बना देगा। यहाँ पर एग्जांपल देखिए, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड होता है और ये पानी गिरा बरसात का H2O, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर के साथ कंबाइन होकर के कार्बोनिक एसिड बनाती है। भले ये वीक एसिड होता है कार्बोनिक एसिड, लेकिन एसिड तो है। इसी प्रकार से हवा में कोई चीज़ हमने जलाया, SO2 बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड साइलेंसर से निकलता रहता है जी। सल्फर डाइऑक्साइड पेट्रोल डीजल हम जलाते रहते हैं रात दिन गाड़ी में, तो ये धुआं निकलता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देता है। और सल्फर ट्राइऑक्साइड बहुत हार्मफुल गैस है, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर है। तो जब पानी गिरेगा तो वाटर के साथ ये भी कंबाइन हो जाएगा, तो SO3 भी H2O के साथ कंबाइन होकर सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। कार्बोनिक एसिड तो वीक एसिड है, लेकिन H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है, ये भी पानी के साथ मिल करके नाइट्रिक एसिड बनाता है। और नाइट्रिक एसिड भी क्या चीज़ है? अगेन स्ट्रॉन्ग एसिड है, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी बनते हैं। कहने का मतलब बरसात का पानी जब हवा में से होकर के गुजरता है एटमॉस्फेयर में से, तो एटमॉस्फेयर की बहुत सारी पॉइजनस गैस वाटर के साथ रिएक्ट करके उसको एसिडिक कर देती है, उसके अंदर एसिड पैदा कर देती है। तो अब वो पानी सादा नहीं रहा, वो एसिडिक हो गया। यानी जो बरसात का पानी जिसका pH वैल्यू 7 था, न्यूट्रल था, सादा सिंपल बरस रहा था बेचारा, लेकिन जहाँ ज़्यादा प्रदूषण होता है, पॉल्यूशन होता है, हार्मफुल गैसेस होती हैं हवा में, वो हार्मफुल गैसेस उस वाटर के साथ मिक्स हो जाती हैं और उस वाटर को न्यूट्रल नहीं रहने देती, उसका pH वैल्यू 7 से कम कर देती हैं, क्योंकि उसमें एसिड बन जाती है, बहुत सारी वाटर के साथ रिएक्ट होकर एसिड बना लेती हैं। तो एसिड का pH वैल्यू जाहिर सी बात है 7 से कम होता है, तो 7 से अगर थोड़ा सा कम हुआ तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, क्योंकि वो वीक एसिड होता है। लेकिन अगर उसकी वैल्यू 5.6 से कम हो गई, अगर रेन वाटर का pH वैल्यू 5.6 से कम हो गया, तो फिर ये खतरे की घंटी है, यानी वो पानी ज़्यादा एसिडिक हो गया। अब ये पानी जिस चीज़ के ऊपर गिरेगा वही काम करेगा जैसे हमने उसके ऊपर एसिड फेंक दिया हो। जैसे पौधों के ऊपर अगर ये पानी गिरा, तो पानी की बजाय इमेजिन करिए हमने प्लांट में एसिड डाल दिया, तो क्या होगा उस प्लांट का? क्या उस प्लांट का कभी ग्रोथ हो पाएगा? नहीं होगा। बिल्डिंग में अगर ये एसिड फेंक दिया जाए तो बिल्डिंग को नुकसान करेगा। किसी मेटल में अगर ये एसिड गिर गया, मेटल को नुकसान करेगा। किसी जानवर के ऊपर ये एसिड गिर गया, जानवर को नुकसान करेगा। आपकी स्किन में अगर गिर गया तो स्किन में रैशेस पैदा हो जाएंगे, जलन पैदा हो जाएगी, जैसे एसिड के कारण होता है। तो सारे इफेक्ट होते हैं, इससे प्लांट भी प्रभावित हो जाते हैं, घर की बिल्डिंगें भी प्रभावित हो जाती हैं, मेटल सारे प्रभावित हो जाते हैं, एनिमल सारे प्रभावित हो जाते हैं, सब चीज़ दूषित हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। और ये जो प्रभाव है एसिड का वाटर में कंबाइन हो जाना या हार्मफुल गैसेस का वाटर में कंबाइन हो जाना, यानी बरसात के पानी के साथ कंबाइन हो जाना और बरसात के पानी का नेचर एसिडिक कर देना, इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं? एसिड रेन।
तो एसिड रेन का ही आप डेफिनेशन ऐसे कोट कर सकते हैं, पीएच वैल्यू ऑफ रेन वाटर 7 होता है न्यूट्रल। अब एसिड रेन कैसे लिखेंगे देखिए, व्हेन हार्मफुल गैसेस इन एयर लाइक सोडियम डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और इसके अलावा भी कई तरह के और हार्मफुल गैसेस हैं एटसेट्रा, रिएक्ट एंड मिक्स विथ रेन वाटर, रेन वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, मिक्स हो जाएंगे और क्या बना देंगे, मोर एसिडिक पॉल्यूटेंट, और भी ज्यादा खतरनाक एसिडिक चीजें बना देंगे उस पानी को। इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं, कॉल्ड एसिड रेन। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, एसिड रेन का पीएच क्या होगा, 5.6 से कम हो जाएगा, यानी वो और एसिडिक हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एसिड रेन समझ सकते हैं। तो बहरकैफ छोटा सा टॉपिक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे इस चैप्टर के समाप्ति पर 3 क्वेश्चन और दिए हुए हैं, वो क्वेश्चन हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं, आप भी उसको नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन एक तरफ से बनाएंगे, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिए पॉज करके और 3 क्वेश्चंस देखिए उसके सॉल्यूशंस। हाँ जी, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, पेज नंबर 27 में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहला सवाल है, आइडेंटिफाई द एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल्स इन ईच ऑफ द गिवन सॉल्ट्स। ये कुछ सॉल्ट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में, इसमें पहचानना कि कौन सा इसमें एसिडिक रेडिकल है, कौन सा बेसिक रेडिकल है। रेडिकल बोलते हैं आयंस को, चार्ज को, जो आयन बेस से हमको प्राप्त होता है। एसिड और बेस के रिएक्शन से सॉल्ट बनता है, तो सॉल्ट के अंदर जो आयन एसिड से प्राप्त होगा वो एसिडिक रेडिकल कहलाएगा, और जो आयन बेस से प्राप्त होगा वो बेसिक रेडिकल कहलाएगा। बेसिक रेडिकल का चार्ज पॉजिटिव होता है, एसिड रेडिकल का चार्ज निगेटिव होता है, थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बेसिक रेडिकल NH4 होगा इसमें, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड से मिलता है तो NH4 चार्ज भी लगा देंगे, और Cl एसिड से मिलता है HCl से, तो एसिडिक रेडिकल में नेगेटिव चार्ज होता है Cl माइनस, ठीक। इसमें पॉजिटिव रेडिकल बेसिक रेडिकल होता है, K+ और NO3 नेगेटिव होता है। अमोनियम पॉजिटिव रेडिकल और CO3 नेगेटिव रेडिकल, हालांकि 2 नेगेटिव होता है इसमें, 1 नेगेटिव सॉरी, ठीक। CO3 में सॉरी 2 नेगेटिव होगा ना, 2 माइनस। तो ठीक है, अभी हम फिलहाल पॉजिटिव नेगेटिव बता रहे हैं, तो 2 और 1 लिखने की जरूरत नहीं है। CuSO4 में Cu का चार्ज +2 होता है, ओके ठीक है, और SO4 का 2 माइनस, CO3 का 2 माइनस, NH4 का पॉजिटिव होता है, तो CO3 का 2 माइनस होता है, उसको कंपनसेट करने के लिए 2 ठो NH4 लगा है, देखिए नीचे 2 लगा हुआ है, तो एक NH4 का 1 पॉजिटिव होता है और CO3 का 2 नेगेटिव होता है, तो 2 नेगेटिव को 2 प्लस चाहिए, इसलिए NH4 में 1 प्लस चार्ज है, तो कितने NH4 लगेंगे, 2 ठो। समझ आ गया, ये इसके चार्जेस हैं, तो इसमें साइन भी आपको लगाना है प्लस माइनस, ओके। अगला क्वेश्चन था, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटासियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड KCl, ये सॉल्ट है। अब इसका नेचर कैसा होगा, यानी ये एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा। तो अपन ये देखेंगे कि ये कहाँ से आया है, ये K+ होता है और Cl माइनस होता है, प्लस वाला रेडिकल किधर से आता है, बेस से आता है। तो कौन सा बेस यूज हुआ होगा इसको बनाने के लिए, KOH, इसी में तो K आता है बेस में, और Cl कौन से एसिड में रहा होगा, HCl में। तो देखो ये है स्ट्रॉन्ग बेस, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, पोटासियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। और मैंने बताया है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिले, या वीक एसिड और वीक बेस मिले, तो जो सॉल्ट बनता है उस सॉल्ट का नेचर कैसा होता है, न्यूट्रल। इसलिए सॉल्ट का नेचर कैसा होगा, पोटासियम क्लोराइड का न्यूट्रल होगा। ये आंसर है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है जो अभी हम लिख रहे थे ना, एसिड रेन पढ़ रहे थे, ये एसिड रेन का ही पूरा मैंने सॉल्यूशन यहाँ पर लिख दिया आपकी बुक का, ठीक है। हाउ डज एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर अफेक्ट ह्यूमन लाइफ, यानी हवा में, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए, सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ जाए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बढ़ जाएं, तो ह्यूमन लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ह्यूमन लाइफ में। तो जाहिर सी बात है, ये गैसेस अगर ज़्यादा हो जाएंगी एटमॉस्फेयर में, तो जो पानी बरसेगा उसमें मिक्स हो जाएंगी और उसको हार्मफुल बना देंगी और एसिड में चेंज कर देंगे। क्या क्या बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड बन जाएगा, नाइट्रिक एसिड बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, और प्लांट को नुकसान करेंगे, एनिमल को नुकसान करेंगे, बिल्डिंग को नुकसान करेंगे, सब चीज़ को नुकसान करेंगे। ये वही लिखा हुआ है आपकी बुक में है, आराम से पढ़ सकते हैं। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर, ये मैंने सबसे पहले लिखा है एसिड रेन का डेफिनेशन। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर गोस डाउन,
फ्रॉम 5.6। अगर रेन वाटर का pH 5.6 से कम हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, उसको फिर रेन वाटर ना बोल के एसिड रेन बोलेंगे, देन इट इज कॉल्ड एसिड रेन। द मेन कॉज ऑफ एसिड रेन आर, एसिड रेन के लिए जिम्मेदार कौन है, मेन आइटम देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड NO, ये है नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ फ्यूल। ये सब कहां से पैदा होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ये कुछ भी हो सकता है ना। कहां से पैदा होता है, जब हम फ्यूल जलाते हैं, पेट्रोल जलाया, डीजल जलाया, गाड़ी के अंदर मिट्टी का तेल जला दिया, कुछ भी चीज जलाया, ये सारी गैसेस निकलती हैं। सेम टाइम कुछ प्लांट जो खराब हो जाते हैं, डिके, पेड़ पौधे साग सब्जी पर नहीं फेंक देते, सड़ जाते हैं, तो डिके ऑफ प्लांट से भी गैसेस निकलती हैं हार्मफुल। इसी तरह से वॉल्केनिक इरप्शन होता है, वॉल्केनिक ब्लास्ट होता है, ज्वालामुखी जब फटता है उसमें से हार्मफुल गैसेस निकलती हैं बहुत सारी, ठीक है। तो इससे जो गैसेस निकलती हैं वो भी इसके लिए किसी हद तक जिम्मेदार हैं, एसिड रेन के लिए ये भी जिम्मेदार हैं। यानी पेड़ पौधे सड़ रहे हैं, सब्जियां सड़ रही हैं, कहीं पर फेंक दिए, बड़ी बुरी बदबू होती, बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, ये गैस भी एसिड रेन के लिए जिम्मेदार है। कहीं ज्वालामुखी फटा, उससे भी जो गैसेस निकले वो भी एसिड रेन के लिए जिम्मेदार है। क्या होता है, दीज गैसेस डिजॉल्विंग वाटर, ये सब गैसेस जो है वो पानी में डिजॉल्व होती हैं, रेन वाटर में, और क्या करती हैं, क्या क्या पैदा करती हैं, कार्बोनिक एसिड, इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। अभी मैं आपको ये सारी चीजें समझा रहा था। सल्फ्यूरिक एसिड, ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड, ये होता है नाइट्रिक एसिड। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ मिलेगा कार्बोनिक एसिड बना देगा, सल्फर और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा, हार्मफुल गैस है। सल्फर ट्राइऑक्साइड पानी के साथ मिलकर के सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा। इसी तरह नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, इसको NO2 ही लिखे रहना, नाइट्रोजन के ऑक्साइड पानी के साथ मिलकर के नाइट्रिक एसिड बना देगा और नाइट्रोजन के दूसरे ऑक्साइड बनाएगा। ये जो वाटर है ये एसिड रेन हो गया, ये प्लांट के लिए, एनिमल के लिए, बिल्डिंग के लिए नुकसानदेह है, हार्मफुल है। तो मेरे ख्याल से तीनों प्रश्न हमने कवर कर लिया। अब इसके बाद हमको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं। पहला चैप्टर हमारा समाप्त होता है। इसके बाद केमिस्ट्री का जो दूसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज बनाने के बाद, वो होगा हमारा चैप्टर नंबर 4, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। वो डिटेल से पढ़ने वाला चैप्टर है, आराम से हम उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए इसको आप नोट करिए।